देखें ये क्वेश्चन है, डेटा को देखें, क्वेश्चन को देखें। तो आप देखें ये जो टेबल में डेटा गिवन है, ये किसका डेटा गिवन है? कंबस्शन का डेटा गिवन है। तो फिर हम बेटा यहाँ इक्वेशन में कंबस्शन डेटा प्लेस करेंगे। तो ब्यूटेन की कंबस्शन इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कितनी है? -2877 है। हाइड्रोजन की कंबस्शन कितनी है? -286 है, लेकिन हम इसे टाइम्स बाय 5 करेंगे। क्यों बेटा टाइम्स बाय 5 क्यों करेंगे? और कार्बन की जो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन है वो हम कितनी प्लेस करेंगे बेटा? -394। और हम इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? ये, हाँ, ये जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है ये असल में इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को शो कर रहा। फॉर्मेशन भी तो एक रिएक्शन है ना, राइट? सो व्हाट हैपेंस के, देखो अब हमने कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन करना है, लेकिन हमने डेटा किसका प्लेस किया है? कंबस्शन का डेटा प्लेस किया। तो जो डेटा प्लेस किया है उसकी बेस पे फॉर्मूला डिसाइड होगा। फॉर्मूला जो आपने डिसाइड करना है वो उस डेटा की बेस पे करना है जो आप यूज कर रहे हैं। हाँ, तो जब आप कंबस्शन डेटा प्लेस करोगे तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मूला का डिसीजन इस बेस पे नहीं होगा कि फाइंड क्या करना है। फॉर्मूला का डिसीजन इस बेस पे होगा कि डेटा कौन सा यूज किया है। जी बेटा आप कुछ पूछे थे? एमसीक्यूज में आपकी चॉइस होती है, फिर एनर्जी साइकिल आ भी सकती है। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के मुताबिक रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों यूज किया है? क्योंकि जो डेटा हमने प्लेस किया है वो कंबस्शन डेटा है। तो फिर रिएक्टेंट्स में हमारे पास है 4 × -394 प्लस 5 × -285 ब्रैकेट क्लोज माइनस और फिर -2877, राइट? अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आपके पास आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चे चाहेंगे कि वो एनर्जी साइकिल के थ्रू जाएं या एनर्जी साइकिल की रिवीजन भी होनी चाहिए। एमसीक्यूज में आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी चाहते हो। अगर इसको मैंने एनर्जी साइकिल से सॉल्व करना होता तो बेटा मैं कैसे लेता? चूंकि डेटा कंबस्शन का है तो कार्बन की कंबस्शन होगी, होगी या नहीं होगी? जब कार्बन की कंबस्शन होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मैं 4 मोल ले लेता हूं कि कार्बन बैलेंस हो जाए। और बेटा हाइड्रोजन की कंबस्शन से क्या बनेगा? H2O बनेगा, तो मैं 5 मोल्स H2O ले लेता हूं। तो अब इस एरो पे कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं? 4 × -394 और फिर क्या है 5 × -286, ऐसा है बेटा। और फिर ब्यूटेन की जब कंबस्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? उससे भी यही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। ब्यूटेन की कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। तो क्या एनर्जी चेंज होगी बेटा? -2877। और ये हमने कैलकुलेट करना है। ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन असल में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। अब आपके पास 3 एरोज हैं, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा एरो शो कर रहा है? मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जिसकी टेल टेल और हेड हेड कंबाइन हो या मिल रही हो, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर पे जो एनर्जी चेंज है वो बाकी एनर्जी चेंजेस के सम के इक्वल होगा। सलाम। तो ये है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन -2877। बेटा आप, मैंने आपको ये आइडिया दिया था कि रिएक्शन हैपनिंग इन वन स्टेप या रिएक्शन हैपनिंग इन मल्टीपल स्टेप द टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। हैसेस लॉ का आइडिया दिया था। देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये असल में बता रहा है कि ये एक स्टेप में अगर हम यहां से स्टार्ट करें और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे एंड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है कि ये प्रोसेस एक स्टेप में हुआ। और अल्टरनेटिवली कितने स्टेप्स में हुआ बेटा? दूसरा जो पाथ है, दूसरे पाथ पे कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स। तो अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगी। और सलाम, ये बेटा हैसेस लॉ है, इसको हम कहते हैं हैसेस लॉ।
रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो। ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं ना, ये इक्वेशन हम हेसिस लॉ की वजह से बना रहे हैं। हेसिस लॉ ये सजेस्ट करता है कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो और वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो, टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। तो इन दोनों सिचुएशन से सेम आंसर आएगा। किसी ने कैलकुलेट किया बेटा? क्या इसका आंसर बन रहा है? बी बन रहा है। ओके, देखें बेटा, यहां से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 में देखें टेबल को, कौन सा डेटा गिवन है? फॉर्मेशन डेटा गिवन है। अब ये फॉर्मेशन डेटा अगर हम प्लेस करें यहाँ पे, तो कॉपर क्लोराइड, इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? -206। वाटर की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कितनी है बेटा? 2 × -286 है। और हाइड्रेटेड कॉपर क्लोराइड की कितनी है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? -808 है। अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वालेकुम सलाम। अब ये जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये हमने क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि जो डेटा हमने प्लग किया था वो फॉर्मेशन डेटा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला का डिसीजन है वो हम जो डेटा प्लग करेंगे या जो डेटा यूज करेंगे उस बेस पे फॉर्मूला डिसाइड होगा। फॉर्मूला का डिसीजन इस बेस पे नहीं होगा कि क्या कैलकुलेट करना। फॉर्मूला का डिसीजन इस बेस पे होगा कि डेटा कौन सा यूज किया। अगर यही क्वेश्चन हम साइकिल से करते, ये एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी साइकिल अगर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती बेटा, तो चूंकि ये एमसीक्यू है ना, तो खैर एमसीक्यू में आप इन जनरल भी लिख सकते हैं कि आप एंथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन डेटा जब आपको गिवन हो, तो एनर्जी साइकिल के लिए आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप एलिमेंट्स पहले लेंगे, फिर एलिमेंट से एक एरो यूं अपवर्ड लेके जाएं और एक एरो यूं अपवर्ड लेके जाएं, ठीक है। तो फिर बेटा कॉन्सेप्ट क्या था कि एलिमेंट से कॉपर क्लोराइड बने, तो ये क्या होगा? एलिमेंट से कॉपर क्लोराइड बने तो क्या होगा बेटा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा। ये जो लेफ्ट वाला एरो है, इस पे कौन सी एनर्जी चेंजेस है? -206 बेटा, जोन आउट हो गए हैं। +2 × -286, और ये वाला जो एरो है -808, और ये क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इस केस में। अब इसमें बताएं रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? बेटा आप काइंडली आगे आ जाओ प्लीज, यहाँ आ जाओ आगे प्लीज, आप बेटा आगे आ जाओ प्लीज। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर इसमें कौन सा है बेटा? ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या बच रहा है? मैं रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ क्यों आ जा रहा हूँ बार-बार? मैंने बेटा पहले भी कहा था कि ये जो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, इससे ये आपको डुबो देगी ये चीज। यानी ये चैप्टर बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसमें आपको समझ आनी चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई स्टेप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। अब मैं क्यों बार बार रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ आ जाता हूँ, क्या वजह है इसकी? आपने इन 3 एरोज में से डिसाइड करना है कि कौन सा एरो 1 स्टेप रिएक्शन शो कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर असल में आपको 1 स्टेप रिएक्शन शो करता है। तो अब देखो इन एलिमेंट से हम यहां तक पहुंचे, तो ये 1 स्टेप है कि नहीं? और अल्टरनेटिवली इन्हीं एलिमेंट से हम वहां तक, उसी पॉइंट तक पहुंचे, अल्टरनेटिव पाथ ये है। इस अल्टरनेटिव पाथ पे 2 स्टेप्स हैं। तो एक
जो केमिस्ट थे, हेस उनका नेम था, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि रिएक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, एंथैल्पी चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। देखो दो डिफरेंट पाथ्स हैं कि नहीं है, एक पाथ पे एक स्टेप है और दूसरे पाथ पे दो स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू हेस के अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया है वो सेम है, तो फिर टोटल एंथैल्पी चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि एक स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो एंथैल्पी चेंज इक्वल होगी मल्टीपल स्टेप्स की एंथैल्पी चेंज के सम की। इस वजह से हम ये इक्वेशन क्राफ्ट करते हैं, -206 प्लस 2 इंटू -286 प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसको हम इक्वेट कर देते हैं -808 के। ठीक है, ये इक्वेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल है बाकी स्टेप्स के एंथैल्पी चेंजेस के सम के। ये वो हेसिस लॉ असल में हम अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से इस एनर्जी साइकिल को हेसिस साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब आप फॉर्मूला से करें या एनर्जी साइकिल, आना आपको दोनों चाहिए, आपको एनर्जी साइकिल भी आनी चाहिए, आपको फॉर्मूला मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सटेंशन आप A2 में पढ़ेंगे तो वहां एनर्जी साइकिल एक्सटेंसिवली यूज होगी A2 में। कोई कंफ्यूजन किसी को? जी, थ्योरी में लिखना लाजमी है, एमसीक्यूज में आपने टाइम सेव करना है तो आप अपने जहन में भी रख सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट्स हैं और दो एरोस लगा दें आप पर, और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें, जी बेटा क्वेश्चन पढ़ें। ये क्या कह रहे हैं कि क्या यूज करें? बॉन्ड एनर्जीज यूज करें। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी कहां से यूज करें? ये तो कह रहे हैं कि आप डेटा बुकलेट से यूज करें। एंड बॉन्ड एनर्जी डेटा, पहले जो बॉन्ड एनर्जी डेटा होता था वो डेटा बुकलेट में होता था, अभी भी जब आप वर्कशीट करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी डेटा डेटा बुकलेट से लेंगे, लेकिन अब डेटा बुकलेट आपको पेपर में नहीं मिलेगी, तो बॉन्ड एनर्जी का डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, किसी के पास है डेटा बुकलेट? काइंडली मुझे, पहले तो आप ये करें कि इसे ओपन करें, बस कैमरेज ने खत्म कर दिया है, नहीं याद नहीं करना होगा, अब क्वेश्चन में डेटा देंगे, पहले डेटा बुकलेट देते थे, अब डेटा क्वेश्चन में देंगे। तो बेटा इसको तो पहले ओपन करें, ओपन करके मुझे बेटा बताएं कि CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है बेटा, डेटा बुकलेट किसी के पास है? 410 है मेरा ख्याल। C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी 610, एक सिंगल बॉन्ड Br की 368, 366। जी बेटा 366, C सिंगल बॉन्ड C 350, CBr 280। अब बेटा क्या करना है, ये क्वेश्चन आप O लेवल्स में कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। अब इन बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज को यहाँ एडजस्ट करें। C डबल बॉन्ड C कितना है बेटा? 610 है, प्लस C सिंगल बॉन्ड H कितनी है बेटा? 4 इंटू 410, और HBr इज 366। ये तो थे रिएक्टेंट्स, फिर प्रोडक्ट्स में बेटा क्या है? C सिंगल बॉन्ड H कितने हैं? 5 इंटू 4 10, प्लस C सिंगल बॉन्ड C 350 एंड प्लस 280। अब देखो, या तो इस सब, अच्छा फॉर्मूला बेटा कौन सा यूज करोगे? हाँ, जब भी बॉन्ड एनर्जी आपको यूज करनी हो तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी डेटा अगर प्लेस करेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कंबस्टन डेटा प्लेस करेंगे तो कंबस्टन डेटा जब प्लेस करेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन डेटा प्लेस करेंगे तो। इसमें एक पॉइंट देखें थोड़ा बेटा, देखें सामने, सब स्टॉप राइटिंग बेटा, देखें सामने, देखें
देखो ये 410 कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं। और यहाँ पे 410 कितने हैं? अगर आप चाहें तो इस 410 को इधर से हटा के और ये 5 में से 4 निकाल लें तो कितना रह जाएगा? सिर्फ एक। अगर आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इधर 4 4 10 थे, दूसरी तरफ 5 4 10 थे, तो 4 4 हटा दे दोनों तरफ से, राइट साइड पे एक 4 10 रह जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस मेथड से, तो फिर इट्स ओके, ऐसा मत करें। अगर आपको कंफ्यूजन फील हो रही है तो जाने दें, पूरा 4 10 लें, ठीक है। कंफ्यूजन अगर हो रही है तो बस फिर ना करें ऐसा। लेकिन जो कुछ बच्चे मैथ्स ले रहे हैं वो आई थिंक जाना चाहेंगे इसको। इसको बेटा सॉल्व कर लें, देखिए क्या। जी मैंने ग्रुप पे शेयर की। ठीक है, बस जस्ट इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, जस्ट कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्या ऑप्शन आ रहा है? ये तो आपने डिसाइड करना है बेटा। रिएक्टेंट्स यहाँ प्लेस करें और प्रोडक्ट्स यहाँ प्लेस करें। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर है फिर नेगेटिव आएगा, अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बेटा ये वर्कशीट मैं आप लोगों के लिए करवा। साइलेंस बेटा, प्लीज साइलेंस। आप लोग आई थिंक तंग हो रहे हैं, तो फिर मैं चेंज करके मैं फिर डेटा कौन सा गिवन है? फॉर्मेशन डेटा गिवन है, तो आप ये फॉर्मेशन डेटा इधर प्लेस कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स यूज करोगे। और अगर एनर्जी साइकिल बनानी हुई तो क्या करोगे? अगर एनर्जी साइकिल बनानी हुई तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? एलिमेंट्स लिखोगे, दो एरोज होंगे, दोनों एरोज अपवर्ड जाएंगे। ये कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जो लेफ्ट वाले एरो है उस पर कौन सी वैल्यूज प्लेस होंगी? फॉर्मेशन ऑफ P4O10 विच इज -3012, और दूसरी कितनी है बेटा? 6 इंटू -286। ठीक है, और जो राइट वाला एरो है दैट इज 4 इंटू -1279। और फिर इसमें रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे, कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है? राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर असल में आपको वन स्टेप रिएक्शन दिखा रहा है, और अल्टरनेट पाथ पे 2 स्टेप्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, total enthalpy change is not dependent on path followed. Total enthalpy change is not dependent on, तो ये वन स्टेप की जो इंथैल्पी चेंज होगी वो इक्वल होगी बाकी 2 स्टेप्स की इंथैल्पी चेंजेस के, और फिर निकाल लोगे अननोन को अलजेब्रा से। जी जी करवा सकता हूँ। कोई क्वेश्चन था इसमें बेटा? नहीं था? कौन सा बेटा? 34 कह रहे हो? ये है बेटा क्वेश्चन 34। ठीक है, अब इसमें डेटा देखिए, डेटा क्या है? रीड करें, क्या डेटा गिवन है? कंबशन डेटा गिवन है। अब आप सोचें कि ये ग्लूकोज की कंबशन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल बनेंगे क्योंकि ऊपर 6 कार्बन है, और वाटर भी 6 मोल बनेंगे क्योंकि ऊपर 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जाने दें, मत करें क्योंकि ऑक्सीजन मेंशन नहीं किया। और बेटा इसकी जो है एथेनॉल, उसकी कंबशन से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन नहीं होती। तो आपके पास एनर्जी साइकिल बन गई। ये इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है जो कैलकुलेट करना है।
ग्लूकोज की इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कितनी गिवन है बेटा? -2820। और एथेनॉल की कंबस्शन कितनी है? तो 2 इंटू -1368 लेंगे। क्यों बेटा? 2 मोल एथेनॉल बर्न हुआ है। बेटा आपको समझ आ रही है? अगर ये समझ नहीं आ रही ना तो ये बाद में इतना बड़ा मसला बनेगा इसका। बाद में आप लोग होंगे स्ट्रेस में, और इस पे थिंकिंग है। स्ट्रेस में थिंकिंग नहीं होती, तो मुश्किल होती है थिंक करना। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी, तो बाद में फिर इतना कुछ है देखने को, बाद में आपके जहन में भी नहीं होगा कि ये एरिया भी कवर करना था। इतना कुछ है। जो चीज अभी आ रही है वो अभी ग्रेप करनी है अगर ग्रेड लेना चाहते हो। ठीक। हाँ, उस तरह भी कर, मैं दोनों आइडिया बता रहा हूँ कि दोनों चीजें ग्रेप हो। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बेटा? कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर? लेफ्ट वाला वेक्टर। तो लेफ्ट वाला वेक्टर रिजल्टेंट है, तो ये एक स्टेप प्रोसेस को बता रहा। और जो अल्टरनेट पाथ है वो ये है। इसमें कितने स्टेप्स हैं बेटा? तो ये जो मैं ये पर्पल एरोस है ना, ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। एग्जाम में आपने पर्पल एरोस नहीं बनाने, ठीक है? ये वाले एरोस आपने एग्जाम में नहीं बनाने। एनर्जी साइकिल ये रेड एरोस से बस बन रही है, ठीक है? तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर पे इंथैल्पी चेंज है वो इक्वल होगी बाकी जो स्टेप्स हैं उनकी इंथैल्पी चेंजेस के सम के। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आप ऐसे देखोगे, 3 वेक्टर अलग से बना लो। जिस वेक्टर का की टेल टेल और हेड हेड मिल रहा है वो रिजल्टेंट है, ठीक है? और अगर इसी क्वेश्चन को बेटा आप फॉर्मूला मेथड से करोगे तो फिर क्या करोगे? ये C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये ग्लूकोज की इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ये है, और एथेनॉल की 2 इंटू -1368 है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन नहीं होती। तो अब बेटा कौन सा डेटा आपने प्लेस किया है? कंबस्शन डेटा प्लेस किया, तो फॉर्मूला क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। फॉर्मूला का जो डिसीजन होगा वो किस बेस पे होगा? डेटा यूज्ड पे। इस पे नहीं कि क्या कैलकुलेट करना। जो भी कैलकुलेट करना है, जो डेटा आपने प्लेस किया है उसकी बेस पे फॉर्मूला यूज करोगे। कंबस्शन डेटा यूज किया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर बॉन्ड एनर्जी डेटा यूज किया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अगर फॉर्मेशन डेटा यूज किया है तो फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। सॉरी बेटा। हाँ, लेकिन अगर थ्योरी में आपको बोले ड्रॉ एनर्जी साइकिल, फिर भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे? एक मिनट, मेरा सवाल है, अगर थ्योरी में कोई एमसीक्यूज में तो नहीं होगा, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ एनर्जी साइकिल, तो फिर आप क्या करोगे? वहां फॉर्मूला लिखोगे। जब आपको बोले ड्रॉ एनर्जी साइकिल तो फिर यू हैव टू ड्रॉ। फिर तो ड्रॉ ना करने का आपको मार्क्स डिडक्ट होगा। समझ आई? फॉर्मूला मेथड बिल्कुल इजी है, यस आई एग्री। लेकिन अगर आपसे पूछे एनर्जी साइकिल तो फिर यू हैव टू ड्रॉ एनर्जी साइकिल। ठीक है बेटा, आपको आइडिया हो गया जी? H2O की कंबस्शन नहीं होगी, O2 की कंबस्शन नहीं होगी, CO2 की कंबस्शन नहीं होगी। बेटा इनकी कंबस्शन नहीं होगी, CO2 की, H2O की और O2 की। SO2 की भी नहीं होगी। SO2 की हो जाएगी, SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा, SO3 की नहीं होगी। इनकी बेटा कंबस्शन नहीं होगी, ठीक है? वाटर बर्न नहीं हो सकता, CO2 बर्न नहीं हो सकता, O2 नहीं हो सकता, SO3 भी नहीं हो सकता, SO3 भी बर्न नहीं हो सकता, ठीक है? अगर ये आ जाए तो इनकी इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन 0 आप कंसिडर कर लो। 58 58 में क्या है ऐसा? ये आ गया जी बेटा 58। इसमें अब इक्वेशन नहीं है गिवन, ठीक है बेटा? देख रहे हो? अब मुझे सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आप किसकी बनाओगे? जो एनर्जी चेंज बाकियों से डिफरेंट है उसकी बेहतर है कि इक्वेशन बनाओ। देखो ये कंबस्शन है, ये भी कंबस्शन है,
और ये भी कंबस्शन है। कितनी चीजें हैं जो कंबस्शन की हैं? 3। और एक इसमें फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन एक है ना? जी सर। तो फॉर्मेशन वाली डिफरेंट है ना कंबस्शन से। तो जो डिफरेंट है उसकी इक्वेशन बनाए। ये पॉइंट पिक हुआ। ये जिसको मैंने रेड लाइन कलर से अंडरलाइन किया वो डिफरेंट है ब्लैक वालों से। अब फॉर्मेशन किसकी है बेटा? प्रोपेनॉन। ऊपर प्रोपेनॉन का फॉर्मूला गिवन है। तो क्या आप फॉर्मेशन इक्वेशन बना सकते हो? कैसे बेटा फॉर्मेशन इक्वेशन बनाए? एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए फॉर्मेशन में। क्या बेटा? फॉर्मेशन में एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? अपने एलिमेंट से बनना चाहिए। किससे बेटा बनना चाहिए? और एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में हो। क्योंकि एमसीक्यू है तो खैर है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं भी लिखते, अदरवाइज एलिमेंट्स किस में होना चाहिए? अब बैलेंसिंग करें बेटा, तो बैलेंसिंग लेफ्ट साइड से करें, क्योंकि राइट साइड पे एक मोल कंपाउंड होना चाहिए। तो इधर 3, इधर 3, इधर 1/2 करें। तो ये है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या मैं इस एरो पे -254 लिख सकता हूँ? जी बेटा, हाँ हमेशा एडिशन होगा बेटा। क्या मैं -254 लिख सकता हूँ यहाँ? अच्छा, अब बाकी डेटा किसका है? अब फॉर्मूला मेथड से करूं या साइकिल से, ये आपने फिर डिसाइड करना है। लेट से मैं फॉर्मूला मेथड से करता हूं। तो ये C3H6O इसकी कंबस्शन कैलकुलेट करनी है तो मैं X लिख लूंगा। अब मैं इधर नीचे कंबस्शन वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। ऑक्सीजन की कंबस्शन होती नहीं तो 0 हो गया। हाइड्रोजन की कंबस्शन दी हुई है ना, कितनी है? -286। तो 3 इंटू -286। कार्बन की कंबस्शन दी हुई है 3 इंटू -394। अब डेटा जो प्लेस किया है वो किसका डेटा प्लेस किया है? तो जो डेटा प्लेस किया है उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि क्या फॉर्मूला यूज होगा। मेजॉरिटी डेटा किसका प्लेस किया, और यहां जो डेटा प्लेस करते हैं ना नीचे, उसकी बेस पे फॉर्मूला डिसाइड होता है। उस एरो वाले एरा इस एरो पे जो डेटा होता है उसकी बेस पे फॉर्मूला डिसाइड नहीं होता। फॉर्मूला इन वैल्यूज के बेस पे डिसाइड होता है जो नीचे आप प्लेस कर रहे हैं। जी उस पर मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मूला होगा क्या? क्यों बेटा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों होगा? कंबस्शन डेटा हमने इक्वेशन के नीचे एडजस्ट किया। अब जो ये रिएक्शन है वो असल में फॉर्मेशन है। ये जो रिएक्शन है ये असल में, तो ये -254 आएगा इस जगह। ये क्लियर है? रिएक्टेंट्स में फिर क्या है? 3 इंटू -394 प्लस 3 इंटू -286, और प्रोडक्ट्स आपके पास x है बेटा। अब इसके बाद आपने अलजेब्रा अप्लाई करना है और x कैलकुलेट करना, जो भी आता है। C आ रहा है तो ये आंसर। अब बेटा आप लोग थोड़े कंफर्टेबल जोन में चले गए इन क्वेश्चंस में। देखो किस किस तरह की सिचुएशन, 3 सिचुएशंस हैं। एक के आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेटा प्लेस करना पड़े। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन डेटा प्लेस करना पड़े। फिर इस केस में फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में फॉर्मूला होगा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। तीसरी सिचुएशन है कि आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा प्लेस करना पड़े। जब आप बॉन्ड एनर्जी का डेटा प्लेस करोगे फिर फॉर्मूला क्या होगा? बस ये 3 तरह की सिचुएशंस अभी तक हमने पढ़ी। अभी तक इस चैप्टर में मैंने ये 3 सिचुएशंस पढ़ाई। हाँ 2 सिचुएशंस और हैं, वो इजी हैं। उसमें अब जो 4th सिचुएशन है वो आपकी लैब से लिंक्ड है। वो थ्योरी में भी क्वेश्चंस होंगे, लैब में भी क्वेश्चंस आए। ठीक है, इस डिस्कशन को मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ बेटा। बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे ना मैनेज? बॉन्ड, ये देखो, ये जैसे कि क्वेश्चन है, देख लो बेटा, ये क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसको मैनेज कर सकोगे। देखो ये जो H2O इन्होंने गिवन है, इस H2O को आप ओपन करें लाइक दिस, और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लाइक दिस। ऐसा है बेटा। आप क्या करोगे? बॉन्ड एनर्जीज को एडजस्ट करोगे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कितनी है बेटा?
840 और CH कितने हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 इंटू 4 10 और ये 2.5 है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2.5 है। 2.5 कितने होते हैं, 2.5 टाइम्स ओ डबल बॉन्ड ओ देखो कितना है, 496। ये है रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स में फिर कौन सी एनर्जीज हैं, OH कितनी है, 2 इंटू 460 प्लस 4 इंटू C डबल बॉन्ड O 4 है, C डबल बॉन्ड O 4 है कि नहीं 4, और C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है, तो 4 इंटू 7 40। अब बात वहीं आ जाती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। क्यों बेटा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का डेटा एडजस्ट किया है। तो बस सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर होगा मैच कर लें। समझ आ गई। अब मेरे ख्याल में हम मूव करते हैं अगली सिचुएशन पे। नेक्स्ट सिचुएशन बेटा है नेक्स्ट सिचुएशन बेटा ये है, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज experimentally. Calculation of enthalpy change experimentally. एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन एंथैल्पी चेंज कैसे करेंगे, और इसकी बेस पे आप प्रैक्टिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी ये 2 दिन पहले जो प्रैक्टिकल था रीटेक का, उसमें एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। तो इसका चांस है इस क्वेश्चन का कि प्रैक्टिकल में आपको मिल सकता है। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करनी है एंथैल्पी चेंज की, हम ये 2 एक्सप्रेशंस यूज करेंगे। पहला है Q इक्वल MC डेल्टा T। अगर आप ये ले रहे हो Q इक्वल MC डेल्टा T, तो यूनिट Q की होगी जाउल्स। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारा कि क्या Q क्या है, M क्या है, C क्या है, डेल्टा T क्या है। और बेटा आप इसको यूं भी ले सकते हैं, Q इक्वल्स MC डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर के इट डिपेंड्स, अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो फिर Q आएगी किलो जाउल, अगर आप 1000 से डिवाइड नहीं करोगे तो Q आएगी जाउल्स में। ये तो पहला स्टेज होगा। स्टेप 2 में फिर आप एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करोगे। एंथैल्पी चेंज फिर होगी -Q/N, -Q/N। अब बारी बारी हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें Q क्या है, N क्या है, M क्या है। ये बेटा जो N है ये लिमिटिंग मोल्स हैं, लिमिटिंग मोल्स हैं। लिमिटिंग मोल्स का मतलब है मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 2 तरह के होते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट होता है। जब हम मोल्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने कैसे निकालना है और एक्सेस रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट करना। तो बस अभी आप, और आपको ओ लेवल से भी आइडिया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ओ लेवल में कैलकुलेशन भी थी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, ठीक है। सो N है मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। ये जो डेल्टा H है इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज। डेल्टा H को हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज। और अब बेटा आ जाते हैं हम Q पे कि Q क्या है। Q इक्वल्स MC डेल्टा T। बेटा Q है हीट या हीट चेंज। Q असल में हीट है, तो हीट या रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। 2 ही सिचुएशंस हैं Q की, या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो Q रिप्रेजेंट करती है हीट को, M बेटा रिप्रेजेंट करती है मैस ऑफ वाटर को। M रिप्रेजेंट करेगा मैस ऑफ वाटर को।
बेटा सी रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को।